हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी और क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेव वाइगोस की थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि क्लास मतलब हिंदी पैथोलॉजी की क्लास 2 हो चुकी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके जरूर देखिएगा, तभी आप समझ पाओगे। क्योंकि जब मतलब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसी क्लासेस मिलती रहें। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है। डेली आपको 3 बजे जो क्लास मिलती है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होती है, क्योंकि इसमें हम लोग सीडीपी भी कवर करते हैं, हिंदी पैथोलॉजी भी, ईवीएस की भी क्लास जल्दी लाएंगे। बाकी जो शाम 5 बजे क्लास मिलती है आपको, वो पेपर 2 के लिए होती है, क्योंकि इसमें हम लोग सोशल साइंस कवर करते हैं। सोशल साइंस की हिस्ट्री चल रही है क्लास 6 की, और जो चैप्टर उसमें हो चुके हैं वो चैप्टर हो चुके हैं 5। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा। अच्छे से थ्योरी कवर कर रहे हैं हम लोग, ऐसी सारी मतलब 6 की जब कंप्लीट होगी तो हम लोग 7th फिर 8th की कवर करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी जो 3 बजे की क्लास है और 5 बजे की क्लास है, अगर आप दोनों अटेंड कर रहे हैं और अच्छे से मतलब रिवीजन कर रहे हैं तो आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी तो सीटेट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सीटेट आपका है, अगर आप ये सीटेट क्लियर कर लेंगे तो आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 उसमें आप अप्लाई कर लेंगे। बाकी कहीं भी वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। फिर लास्ट टाइम कब वैकेंसी निकले क्या हो कुछ कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आप इस बार सीटेट क्लियर कर लीजिए, और टीआरई 4 में भी आपको मौका मिल जाएगा। आप अप्लाई करिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अगर आप इस बार सीटेट क्लियर नहीं करेंगे फिर अगली बार पता नहीं कब वैकेंसी है, क्या सिस्टम रहने वाला है, किसी को कोई आइडिया नहीं। क्योंकि आप यूपी की हालत देख रहे हैं, कहीं भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग टॉपिक पे अपने आते हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो इनकी थ्योरी ही मतलब वो जो थ्योरी है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर ही आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके यानी इंटरेक्ट होके सीखता है। वाइगोत्स्की का ये मानना था कि जो बच्चा होता है, जो भाषा सीख रहा होता है, वो अपने समाज में अंतःक्रिया करके यानी लोगों से इंटरेक्ट होके, लोगों से बातचीत करके, लोगों से डिस्कशन करके ही वो सीखता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो स्टार्टिंग से ही किसी के संपर्क में ना आए, वो जंगल में ही रहे, तो वो वहाँ की लैंग्वेज जो जानवर बोल रहे होंगे वो सीख जाएगा। और अगर छोटा सा बच्चा, आपने देखा होगा कि घर में है तो जैसी घर में भाषा बोली जा रही होती है बच्चा वैसे ही सेम बोलता है, उसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो जो बच्चा होता है वो आसपास के लोगों से, उसके पड़ोस का कैसा माहौल रहा है, उसके मतलब फ्रेंड कैसे रहे हैं, तो उन सभी से बच्चा सीख रहा होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होके। बाकी कभी कभी ये भी होता है कि हम समाज में एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं जिनका प्रभाव हम पे डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भी पड़ जाता है। आगे चलते हैं। इनके अनुसार निजी भाषा जो होती है, प्राइवेट स्पीच जो होती है, बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। तो प्राइवेट स्पीच जो होती है वो बच्चे का जो संज्ञान है, यानी जो बच्चे का माइंड है, वो भी डेवलप होता है। प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने ज्यादा अहमियत दिया, क्योंकि प्राइवेट स्पीच जो होता है उसी से बच्चा खुद को भी गाइड कर रहा होता है, खुद को भी मोटिवेट कर रहा होता है, खुद को भी एक डायरेक्शन दे रहा होता है। इसी से उसका जो माइंड है वो भी डेवलप हो रहा होता है। तो इस पे इन्होंने ज्यादा अहमियत दी है। आगे चलते हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा मानव का सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, क्योंकि हम जो भी सीख रहे हैं भाषा के माध्यम से सीख रहे हैं। अगर कोई भाषा ही ना हो तो कोई किसी से बात नहीं कर पाएगा, कोई कुछ सीख नहीं पाएगा। भाषा के माध्यम से हम लोग दुनिया भर की बातें हैं, सब कुछ। अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हो तो वो भी किसी ना किसी भाषा में ही देख रहे हो, या फिर आप हिंदी में देख रहे हो, या फिर इंग्लिश में देख रहे हो, या फिर आप पंजाबी में, आप कोई भी लैंग्वेज में भाषा मतलब देख रहे हो। तो भाषा सभी जगह है, ठीक है, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। भाई अगर आप ज्ञान का निर्माण भी कर रहे हो, आप टीचर से अगर पढ़ भी रहे हो तब भी कोई ना कोई भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। अगर आप किसी से कुछ बोलोगे या समझोगे तो भी आप भाषा का ही प्रयोग करके समझोगे। वो लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, मतलब वो भाषा जो है वो कोई भी हो सकती है। आप बोल के मौखिक भाषा से भी बात कर रहे हो, तो ये होता है। आगे चलते हैं।
लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो सामाजिक मतलब सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये थ्योरी जो है लेव वाइगोस्की की है। थ्योरी पढ़ना इसलिए ज़्यादा जरूरी होता है कि मान लीजिए अब ये थ्योरी का नाम है, अगर आपने थ्योरी ही नहीं पढ़ी है तो आपने सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन लगा लिए हैं, प्रयोग के क्वेश्चन लगा लिए हैं, तो आप वहां से ये नहीं समझ पाओगे कि हाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो थ्योरी है वो लेव वाइगोस्की की है। क्वेश्चन में कभी कभी ये डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो नैतिक विकास सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी ही नहीं पढ़ी है तो आप कहाँ से बता दोगे कि थ्योरी का क्या नाम है, और क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से बन जाते हैं। तो सीटेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछने का तरीका बदल रहा है। भाई पूरी थ्योरी है वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे, जब तक आप सिलेबस नहीं देखोगे, आप सिर्फ मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लोगे, कहीं मॉक टेस्ट अटेंड कर लोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट आप कहीं से भी मत करिएगा, सिर्फ आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लीजिए जितने भी आप सेट लगा पाए। 2022 में जितने भी ऑनलाइन हुए थे, अगर आप 2022 के भी लगा लेते हैं तब भी इनफ है, क्योंकि सीटेट ने खुद इतने पेपर दे रखे हैं, आपको मॉक टेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप वहां से कर लीजिए, आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको थ्योरी पढ़नी होगी, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। भाई जब हमको सब कुछ पता है तो क्वेश्चन चाहे जहां से पूछा जाए हम बता देंगे, तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। आगे चलते हैं। आंतरीकरण। बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। यह संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक है। आत्मसात कर रहा है यानी बच्चा जो है, जो वातावरण उसका है वो उसको आत्मसात यानी अपने में समाहित कर रहा है, और उसी से अब उसका माइंड भी जो है संज्ञान है वो भी विकसित हो रहा है और भाषा का भी विकास हो रहा होता है, और भाषा दोनों के विकास में सहायक भी होता है। आगे चलते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में भाषा के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो पहला आ जाता है सामाजिक वाक्य यानी सोशल स्पीच। तो इसकी जो उम्र बताई गई है 2 वर्ष बताई गई है। सोशल स्पीच यानी बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा पहले अपने माँ बाप के संपर्क में आया, घर के माहौल मतलब घर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसने मदर टंग सीखी। फिर वहीं पे बच्चा जब 1.5 साल का 2 साल का होता है तो अपने मोहल्ले में जो पड़ोस के बच्चे होते हैं उनसे खेलना शुरू कर देता है, बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो समाज का है उसका जो इन्वायरमेंट जैसा है वो वैसी भाषा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी उम्र इन्होंने बताई है 2 वर्ष। फिर आती है अब निज वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को ज्यादा अहमियत दी है वाइगोस्की जी ने, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो प्राइवेट स्पीच होती है उससे बच्चा खुद को गाइड कर रहा होता है, खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, उसका संज्ञान भी डेवलप हो रहा होता है। तो निज वाक्य जो होता है यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, और वाइगोस्की इसको ज्यादा अहमियत भी देते हैं। तो जो इसकी उम्र है वो 3 से 6 वर्ष है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आंतरिक मौन वाक्य जो है साइलेंट इनर स्पीच जो है इसकी उम्र है 6 वर्ष के बाद, यानी बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो खुद से ही मतलब आंतरिक यानी मन में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो ये 6 वर्ष की उम्र की बात होता है। बाकी जो प्राइवेट स्पीच है वो ज्यादा अहमियत देते हैं वाइगोस्की जी। आगे चलते हैं। भाषा और विचार। कल की थ्योरी में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था भाषा एवं विचार पियाजे के अनुसार। ये दोनों मैं इसलिए इंटरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और जब क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी सबसे ज्यादा क्रिएट होती है कि पियाजे जी ने पहले भाषा को अहमियत दी थी या फिर वाइगोस्की ने दिया था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं फिर से डाउट क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि कल की थ्योरी में हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया था, बट हम थोड़ा सा कनेक्ट करके ही आपको जब डिस्कस करेंगे आपके साथ तभी आप समझ पाओगे। तो जो पियाजे जी हैं इन्होंने कहा कि जीन पियाजे ने कहा कि विचार जो है वो भाषा मतलब विचार से भाषा आती है। पहले आपके दिमाग में विचार आया, जैसे कि मान लीजिए आपने ये देखा एक, तो आपको पहले विचार आया कि एक गिलास है, आपने देखा कि एक गिलास है, आपके दिमाग में पहले विचार आया कि हाँ ये गिलास है। फिर आपका जो है विचार वो भाषा को भी सुनिश्चित कर देता है कि ये गिलास है, हमको गिलास इसको बोलना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा था ये अपने माइंड के अंदर इतनी फास्टली हो रहा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन पहले विचार आता है फिर हम भाषा को सुनिश्चित करते हैं कि कौन सी हमको भाषा बोलनी है। तो पियाजे के अनुसार ये हो जाएगा कि पहले विचार आया, फिर हमने मतलब विचार से भाषा को सुनिश्चित किया।
क्योंकि पियाजे जी जो है भाषा को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, क्योंकि इन्होंने नकारा नहीं है भाषा को कि भाषा बिल्कुल भी जीरो है, लेकिन इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। इन्होंने संज्ञान को, यानी इनकी थ्योरी भी है संज्ञान पे आधारित, तो इन्होंने विचार को ज़्यादा अहमियत दी है। इनका मानना यह था कि पहले विचार आया फिर भाषा आई। अब हम लोग चलते हैं वाइगोस्की पे। वाइगोस्की कहते हैं कि जो वाइगोस्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक समय के बाद मिल जाते हैं। मतलब इनका मानना है कि पहले विचार और भाषा अलग अलग चल रहे होते हैं, कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। लेकिन वहीं पे पियाजे कह रहे हैं नहीं, पहले विचार आया, विचार पहले आया ही नहीं भाषा से, बल्कि भाषा को भी सुनिश्चित करता है। वहीं पे वाइगोस्की कहते हैं नहीं, विचार और भाषा दोनों अलग अलग होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, लेकिन कुछ टाइम बाद जब आता है, कुछ समय बाद ये एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। ये डाउट जो है क्लियर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दोनों अंतर मैंने बता दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अब चलते हैं आगे। अब जो क्वेश्चन बन सकता है प्राइवेट स्पीच या साइलेंट इनर स्पीच से, वो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, प्रीवियस का क्वेश्चन है। तो जिक्सा पहेली को करते समय 5 साल की जो है नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, यानी वो जिक्सा पहेली का बना रही है और वो खुद को कह रही है, खुद से कह रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो वो खुद को गाइड कर रही है, खुद को डायरेक्शन दे रही है कि हाँ ये नीला वाला टुकड़ा वो कहाँ पे है, जिससे ये सारा जूता बन जाएगा, तो खुद को डायरेक्शन दे रही है। तो इस प्रकार के वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करेंगे? आपके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा। वो थ्योरी में तीनों मैंने बता दी स्टेज की, इन्होंने सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच, साइलेंट इनर स्पीच, उसकी क्या क्या उम्र रहती है, वो सब कुछ मैंने बताया। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी तो आप क्वेश्चन कर लोगे, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिगत वाक्य बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा खुद को गाइड कर रहा है, यानी स्वयं से कह रहा है। तो स्वयं से बच्चा प्राइवेट स्पीच में ही कहता है और खुद को डायरेक्शन भी दे रहा होता है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नॉम चॉम्स्की पे। तो जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपके हिंदी पैथोलॉजी में, तो देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति क्षमता के साथ पैदा होता है। नॉम चॉम्स्की का मानना यह था कि जो भाषा है, भाषा सीखने की जो क्षमता है सभी व्यक्ति में पाई जाती है, और ये क्षमता जो है वो जन्मजात होती है। ये नहीं कि किसी में कम है या किसी में ज्यादा है, नहीं, ये विरासत में जैसे मिलती है प्रॉपर्टी, वैसे विरासत में हमको मिलती है। जो होती है ये आपकी एलईडी, जो एलईडी होती है, क्योंकि नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि एलईडी बच्चे में जो पाई जाती है, वो जब एलईडी होती है 5 साल का जब बच्चा होता है तो वो ज्यादा एक्टिव रहती है। आप ऐसे समझिए कि एक 5 साल का बच्चा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्षमता के साथ पैदा होता है, यानी ये जन्मजात क्षमता पाई जाती है हर व्यक्ति में भाषा सीखने की, नॉम चॉम्स्की के अनुसार। आगे चलते हैं। जिसे भाषा अर्जन यंत्र यानी एलईडी कहा जाता है। जो सीखने की क्षमता होती है उसको क्या कहते हैं? उसको एलईडी कहते हैं। जो एलईडी होती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसका पूरा नाम है। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, यानी जो एलईडी होती है, ये 5 साल की उम्र में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। नॉम चॉम्स्की का कहना यह था नॉम चॉम्स्की का कहना यह था कि जो 5 साल का बच्चा होता है उसमें जो एलईडी होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। वहीं पे आप मान लीजिए जैसे 15 या 20 साल का बच्चा है, एक हो गया 5 साल का बच्चा, अगर आप इसको इंग्लैंड दोनों बच्चों को भेज देते हैं तो जो 5 साल का बच्चा है वो जल्दी सीखेगा वहां की लैंग्वेज, लेकिन वहीं पे जो 20 साल का बच्चा है वो इतनी जल्दी लैंग्वेज वहां की नहीं सीख पाएगा। इसका रीजन मेन यही है कि जो 5 साल का बच्चा है उसकी एलईडी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो कम समय में ज्यादा लैंग्वेज को ज्यादा बातें कवर कर लेगा और ज्यादा अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन वहीं पे 20 साल का बच्चा सीखेगा बट इतनी फास्टली नहीं सीख पाएगा, थोड़ा सा उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। यानी नॉम चॉम्स्की का कहना यह था कि जो भी सभी भाषाओं का व्याकरण होता है वो एक जैसा होता है,
ये नहीं किसी का व्याकरण चेंज है। उसको समझने में जो एलईडी होती है वो हमारी सहायता करती है। आगे चलते हैं। भाषा अर्जन यंत्र जो है आपका एलईडी 5 साल तक ज्यादा सक्रिय रहता है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 साल तक ज्यादा एक्टिव रहता है। यह संवेदनशील काल होता है भाषा सीखने के लिए। यानी 5 साल का जो 5 साल के जो बच्चा होते हैं उनको सीखने की जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है बहुत ज्यादा रहती है और बहुत ज्यादा संवेदनशील काल भी इसको माना जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे। भाषा अर्जन क्षमता किससे किसके साथ संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया जो भाषा अर्जन क्षमता होती है नोम चॉम्स्की के अनुसार संबंधित है, क्योंकि ये इनका मानना ये था कि जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है सीखने की जन्मजात शक्ति होती है, हर व्यक्ति में पाई जाती है। ये नहीं किसी व्यक्ति में कम होगी या कोई व्यक्ति में ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं, सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की। तो ये नोम चॉम्स्की के अनुसार है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो आप क्वेश्चन कर लोगे। आगे चलते हैं। देखो सीटेट का ये मानना है कि अगर आपने रट लिया तो रट के नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप रट लोगे तो 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आप कर लोगे। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन 1 लाइन का 2 लाइन का आता था, अब क्वेश्चन आते हैं 8, 9, 10 लाइन के। आप ऊपर से पढ़ते जाओगे, आप नीचे जब पहुंचोगे तो आप ऊपर का भूल चुके होगे। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा होता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन कि आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। अगर आप सोचो सीटेट को हम रट लेते हैं, सिलेबस ही कितना है, हम रट के सीटेट क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। आप 50% क्वेश्चन कर लोगे रट के, बट 100% क्वेश्चन आप रट के नहीं कर पाओगे, आपका सीटेट क्लियर नहीं होगा। सीटेट क्लियर करने के लिए आपको पढ़ना होगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड वहां पे भी लगाना होगा, ठीक है, तब जाके सीटेट क्लियर होगा। और पढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ानी होगी। जब भी आप प्रेस के क्वेश्चन लगाइए, आप टाइम देखिए 2 घंटे, हमको 2.5 घंटे वहां पे मिलते हैं। आप ये कोशिश करिए कि हमको 2 घंटे में पेपर को सॉल्व कर देना है। ज्यादा फटाफट पढ़ने की स्पीड बढ़ाइए, कम समय में ज्यादा पढ़िए और समझने की कोशिश ज्यादा करिए। पढ़िए ज्यादा और समझिए भी ज्यादा। जब आप धीरे धीरे करोगे तो ये हो जाता है मैनेज। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ेगी, समझने की स्पीड बढ़ेगी। जब आपको थ्योरी अच्छे से आ गई होंगी तो आप एक आपकी जो पढ़ा पढ़ोगे क्वेश्चन, तो आप जब सरसरी निगाह में फटाफट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आखिर पूछा कहाँ से जा रहा है, इससे क्या रिलेट कर रहा है, फटाफट से कर लोगे। ठीक है, तो जब भी आप प्रेस के क्वेश्चन लगाइए टाइम मैनेज करके ही क्वेश्चन करिए, इससे ये रहेगा आपका टाइम मैनेज होगा और प्लस आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी। क्योंकि कभी आपने आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीटेट एक बार दिए क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार दिए नहीं हुआ, तीसरी बार दिए नहीं हुआ, चौथी बार दिए नहीं हुआ। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो 4-5 बार सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का पेपर छूट जाता है, तो कुछ लोगों के वो पेपर 1 एंड पेपर 2 में दिक्कत हो जाती है कि लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी थी, लैंग्वेज सेकंड कौन सी थी, वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रखना है, आप अच्छे से कूल होके जाइए, अच्छे से पेपर अटेंड करिए। स्पीड पेपर मैनेज करने का जो टाइम है वो आप रखिए कि हमको इतने टाइम में हमको ये पेपर हल करना है। हर क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट के ज्यादा टाइम मत दीजिए। अगर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसको छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, लास्ट में उसको आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा रहता है पेपर करने का। आगे चलते हैं भाषा कौशल। तो जो भाषा कौशल होते हैं वो आपका सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी सूबो पाली से आप लोग याद रख सकते हैं। तो जो सुनना होता है और आपका पढ़ना होता है वो आपका ग्रहत्यात्मक कौशल हो जाता है, यानी कि आप सुन रहे हो और पढ़ रहे हो तो आप ग्रहण कर रहे हो। जैसे कि आपसे कोई बोल रहा है तो आप सुन रहे हो, और आप पढ़ रहे हो तब भी आप अपने अंदर ग्रहण कर रहे हो, तो ये ग्रहत्यात्मक कौशल हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो सुनना और पढ़ना है ये ग्रहत्यात्मक कौशल है या फिर अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो आप ऐसे समझिए कि आप सुन रहे हो तब भी आप ग्रहण कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो तब भी आप ग्रहण कर रहे हो, तो ये ग्रहत्यात्मक कौशल हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जब आप बोल रहे हो, वहीं पे आप जब लिख रहे हो, यानी बोल रहे हो लिख रहे हो तब भी आप कुछ ना कुछ लिख के किसी को दे रहे होगे या फिर अपने नोट्स बना रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ लिख रहे हो, यानी अपने दिमाग से कुछ बाहर आप निकाल रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका अभिव्यक्तात्मक, यानी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हो।
ठीक है, आप ऐसे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। बाकी बाकी सुबोपाली से भाषा सीखने के कौशल हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम जो होता है वो कौन सा है? पहला होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। ये जो होते हैं मनोवैज्ञानिक क्रम होते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भाषा के मुख्य 4 कौशल हैं। पहला हो गया आपका सुनना, दूसरा हो गया बोलना, पढ़ना और लिखना। एकीकृत व अंतः संबंधित हैं। ये जो 4 कौशल हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा पहले सुनता है, सुनना शुरू करता है हर बच्चा, फिर कभी कभी ये होता है कि बच्चा सुनता है और बोलना भी स्टार्ट कर देता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है और साथ में लिखना भी शुरू कर देता है, या फिर वो लिखना स्टार्ट कर रहा होता है और पढ़ना भी शुरू कर देता है। तो ये दूसरों मतलब जो ये होते हैं चारों कौशल एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, यानी एकीकृत होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो मतलब पढ़ने मतलब भाषा कौशल के जो 4 कौशल होते हैं, भाषा कौशल जो है वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है या नहीं है? तो वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, यानी कि अंतर संबंधित होते हैं। सुनना और पढ़ना आपका गृह्यत्मक कौशल है, अभी मैंने आपको बताया। बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल, यानी हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी अपने आप को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे चलते हैं। भाषा कौशल सुबोपाली क्रम में सीखे जाते हैं। यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्या ये एक ही क्रम में सीखे जाते हैं? तो ये एक ही क्रम में सीखे जाते हैं, परंतु केवल इसी क्रम में सीखे जाते हैं ऐसा नहीं है। कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है, वो बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो लिखना पहले शुरू कर देगा, पढ़ना बाद में स्टार्ट करेगा। कभी कभी आपने देखा छोटा बच्चा होता है बिल्कुल छोटा घर पे, तो पेंसिल लेके दीवारों पे कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो वो लिखना तो उसने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा अभी, उसको का से कबूतर नहीं पता है, बट हाँ वो कुछ भी पेन लेके या कुछ भी पेंसिल पा के दीवार पे कुछ भी ऐसे ऐसे बना रहा है। तो स्क्रिबलिंग तो करना इसने स्टार्ट कर दिया, यानी उसने लिखना, क्योंकि लिखने की पहली स्टेज होती है। बच्चा अगर लाइनें कुछ भी स्क्रिबलिंग कर रहा है तो ये लिखने की पहली स्टेज ही मानी जाती है। तो लिखना तो उसने स्टार्ट कर दिया। इसीलिए ये कौशल जो सीखे जाते हैं इसी क्रम में सीखे जाते हैं, लेकिन इसी में सीखना चाहिए ये कहना गलत होगा। आगे चलते हैं। आता है सुनना। पहला कौशल सुनना। बच्चों को सुनने का मौका दें, यानी जब बच्चों को सुनने का मौका देंगे तो बच्चा सुनेगा, समझेगा। बच्चों से शब्दों का उच्चारण करवाना सुनना के अंतर्गत आ जाएगा। कहानी व कविता सुनना मतलब सुनाना। जब आप क्लासरूम में कहानी कविता सुनाओगे तो बच्चा जो है वो सुनेगा, उसकी जो सुनने की क्षमता वो बढ़ेगी, वो समझेगा। अगला आता है कौशल बोलना। कविता का पठन, संवाद कर सकते हैं, मौखिक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, बच्चों से किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं, जो ये बोलना के अंतर्गत आता है। यानी आप संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बोलना के अंतर्गत आ जाएगा। आपकी जो बोलने की क्षमता है वो बढ़ेगी। मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं आप बच्चों से, तभी बच्चे बताएंगे। बच्चों में किसी भी भाषा पर मतलब किसी भी विषय पर टिप्पणी करने को कह सकते हैं कि भाई इस पर आप टिप्पणी कीजिए, अपनी राय दीजिए। अगला आता है पढ़ना। पढ़ने के कौशल को वाचक भी कहते हैं, जो वाचन होते हैं। अब वाचन के अंतर्गत आपका आ जाता है 2। आपका होता है साइलेंट रीडिंग, आपके होते हैं लाउड रीडिंग, यानी मौन पठन और शास्वर पठन। मौन पठन होता है आप साइलेंट मतलब मन में ही पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई बैठा है तो उसको समझ नहीं आ रहा है, बट आप पढ़ रहे हैं। ये आता है क्लास जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब वो 6-7 में आ जाता है तो वो साइलेंट रीडिंग करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जो स्वास्वर पठन होता है यानी लाउड रीडिंग होता है, ये क्लास नीचे यानी 1 से लेके 5th तक आप मान लीजिए, एलकेजी में भी हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा पढ़ रहा है ए फॉर एप्पल तो दूसरा बच्चा रिपीट कर रहा है ए फॉर एप्पल, तो इसको कहते हैं लाउड रीडिंग, कि हम कोई बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा पीछे से उसको फॉलो कर रहा है। ये नीचे क्लासों में ज्यादा होता है। आगे चलते हैं। आगे मौन पठन से बच्चे का जो ध्यान है वो बेहतर होगा,
तेजी से पढ़ सकेगा, ज्यादा विषय पढ़ सकेगा। बच्चे का जो उच्चारण है वो अच्छा होगा। जो शास्त्रों पठन है कि मतलब दूसरा बच्चा जब तेज बोलेगा, जब बच्चा तेज तेज पढ़ रहा होगा तो टीचर भी ध्यान दे रहा होगा, बच्चे और बाकी क्लासरूम में जितने बच्चे होंगे वो भी ध्यान दे रहे होंगे। जब तेज पढ़ोगे, अगर आपने कुछ गलत पढ़ दिया तो दूसरा बच्चा बता देगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे, या फिर टीचर ही बता देगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे इसको बोलना है। तो इससे उच्चारण भी सही होगा। अगर आप मन में ही पढ़ रहे हो तो आप चाहे गलत पढ़ो चाहे आप सही पढ़ो, किसी को जब सुनाई नहीं दे रहा तो समझ ही नहीं पाएगा। तो ये रहता है इसमें कि जब आप मतलब लाउड रीडिंग करोगे तो आपका उच्चारण सही होगा। सुनने और बोलने के कौशल बेहतर होंगे। जब आप बोल रहे हो तो आप सुन भी रहे हो, और जब आप तेज तेज बोलोगे तो आप और भी बच्चे सुन रहे हो, बोल रहे हैं। सांस और पठन से रस भी आता है। अब मान लीजिए कविता क्लासरूम में थोड़ी तेज आवाज में बच्चों से पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे आनंद भी लेते हैं। बाकी मौन पठन से जो बच्चे का ध्यान बेहतर होता है, यानी एकाग्रता की जो क्षमता है वो बढ़ती है साइलेंट रीडिंग से। तेजी से पढ़ सकेंगे, यानी आप जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप धीरे धीरे माइंड में ही पढ़ो तो आप फास्टली भी पढ़ सकते हो और ज्यादा विषय भी पढ़ सकते हैं। अगला आता है लिखना। लिखना आएगा। अध्यापिका बच्चे जो होते हैं, बच्चे की वर्तनी की अशुद्धियों को ठीक कराने के लिए श्रुत लेख का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे लिखने के दौरान जो भी गलतियां कर रहे होते हैं उसको सुधारने के लिए श्रुत लेख, यानी सुन करके आप लिख रहे हो। जैसे टीचर इमला बोल दिया या फिर बच्चे ने इमला बोल दिया तो बच्चा सुन रहा है और लिख रहा है, तो उसकी जो सुनने की क्षमता वो भी बढ़ रही, बाकी लिखने में जो अशुद्धियां आ रही वो भी उसकी सही हो रही हैं। तो ये रहता है। ये पढ़ने के कौशल हैं 4। सुबो पाली से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट आता है लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार जो होते हैं वो आपके होते हैं सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। सुलेख का होता है सुंदर लेख। आपने देखा होगा छोटी छोटी क्लासों में सुलेख लिखवाई जाती थी 1 से लेके 5th तक, कि सुलेख लिख के लाना, एक पेज की बच्चे सुलेख लिख के ले जाते थे। उससे ये रहता है कि आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपका जो लिखने का तरीका है वो अच्छा हो जाएगा और आपकी राइटिंग अच्छी होती चली जाती है, इसलिए छोटी क्लासों में सुलेख लिखाई जाती है। जो आता है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब होता है वर्तनी की अशुद्धियां दूर करना, मतलब दूर कराना। कि आप सुन रहे हो और सुन करके लिख रहे हो तो जो वर्तनी है, जो आपके पढ़ने की स्पीड है वो आपकी शुद्ध हो रही है और लिखने की भी स्पीड सही हो रही है। अनुलेख का मतलब होता है अक्षरों का अनुरेखण जो होता है ड्रेस, वो आपका सही होगा। यानी आप जब लिख रहे हो देख देख के तो जो लिखने का तरीका है आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमको कितना बड़ा बनाना है, लाइन के बाहर नहीं होना चाहिए। तो आपको लिखने में समझ में आएगा कि हमको वर्ड कैसे बनाने हैं, तो वो आपकी लिखने की स्पीड सही होती है। तो जो लिखने के प्रकार हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं, सुलेख, श्रुतलेख और अनुलेख। आगे चलते हैं जो ये एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। अब जो अगला टॉपिक आता है आपका वो होता है भाषाई विकार। भाषाई विकार जो है ये हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। भाषाई विकार में आता है आपका लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो होती है, कौन सी? आपका फर्स्ट है अफेजिया। जो आपका अफेसिया होता है, अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के प्रयोग में समस्या आती है। जो आपका अफेजिया होता है उसमें बच्चे को सुनने में समस्या होगी, और जब सुनने में समस्या होगी तो आप उसको समझने में भी दिक्कत आ रही होगी। भाई जब वो सुन ही नहीं पा रहा तो समझेगा क्या, और जब समझने में दिक्कत होगी तो बात करने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये होता है, जो ये लक्षण आते हैं वो आपके अफेजिया के अंतर्गत आते हैं। डिसलेक्सिया काफी पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, तो ये बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा। डिसलेक्सिया का मतलब ही होता है पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या। तो जहां पे भी पढ़ने संबंधी समस्या आ जाए वहां पे आप लोग डिसलेक्सिया ही लगाइएगा। और अगर लिखने संबंधी भी समस्या है, क्वेश्चन कैसे बन जाता है, कभी कभी डिसलेक्सिया होगा और आ जाएगा पढ़ने संबंधी समस्या, लेकिन हम लोग के दिमाग में तो फीड है कि पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या। तो अगर पढ़ने संबंधी समस्या आ रहा है ऑप्शन में और डिसलेक्सिया पूछा गया है तब भी आप इसी को टिक करेंगे। और अगर पढ़ने और लिखने दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आप दोनों पे टिक करिएगा कि पढ़ने और लिखने संबंधी समस्या होती है आपकी डिसलेक्सिया में। लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी, जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है वो पढ़ने संबंधी समस्या को दी जाती है डिसलेक्सिया में। तो
तो अगर ऑप्शन में पढ़ने संबंधी दिया गया तो आप पढ़ने संबंधी लगाइए, और अगर पढ़ने संबंधी नहीं दिया गया है और ऑप्शन में पढ़ने और लिखने संबंधी दोनों दी जा रही है समस्या मतलब ऑप्शन है, तो आप इसको टिक करिएगा, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पठन वैफल्य बच्चों को प्राथमिक लक्षण क्या है? जो पढ़ने के संबंधी होते हैं उसके प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, यानी पढ़ने में उसको समस्या आ रही है, वो मतलब अच्छी से एक पूरे लय में पढ़ नहीं पा रहा है, उसको पढ़ने संबंधी समस्या आ रही है। इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कल हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे त्रियामी जो शिक्षण है आपका, जॉन ड्यूवी की जो थ्योरी है वो हम लोग कल कवर करेंगे। बाकी शिक्षण सूत्र क्या हो गए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या हो गई, ये हम लोग करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। फिर ये आपके दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री हो गए, ये कौन से हैं। क्रिया सहायक सामग्री क्या होती है, मूल्यांकन है, उपचार क्या है, फिर आकलन के उद्देश्य क्या है, फिर निदानात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि, दक्षता, ये सब हम लोग कल कवर कर लेंगे। अभिरुचि ये हम लोग कल कवर कर लेंगे जितना भी बचा हुआ है, अगर टाइम बचेगा तो हम लोग साथ में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अगर समझाने में मेरे कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मतलब कोशिश करूँगी बेहतर एक्सप्लेन करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। बाकी जो क्लास 1-2 मैंने इसकी डाली हुई है हिंदी पैथोलॉजी की, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा एक दूसरे से कि थ्योरी स्टार्टिंग से आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे, क्योंकि मतलब हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट है। बाकी कल से हम मतलब जो भी शिक्षण मतलब जॉन ड्यूवी की जो थ्योरी है, बाकी जो उपचारात्मक दक्षता, ये सब कुछ जो है टॉपिक, वो हम लोग कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्लासेस भी मिलती रहेंगी, ऑथेंटिक जो है कंटेंट यहाँ पे दिया जाएगा, कोई भी फेक नहीं है, कुछ भी मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। जैसे मैंने अपना पढ़ाई मतलब खुद से पढ़ाई करके यूट्यूब की हेल्प ली और सेल्फ स्टडी करके मैंने सीटेट 2 महीने में क्लियर कर लिया था, वैसे आपका भी हो जाएगा। जहाँ से मैंने जैसा पढ़ा है वैसे ही मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।